हाँ, तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, वेलकम बैक टू राइज स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन से। ठीक है, तो जो आप लोग जानते होंगे ये जो चैप्टर हैं ईंटें मन के अस्थियां, ठीक है, जो आप लोगों का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से लिया गया है। आप लोग पार्ट 1 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डाल दिए हैं लिंक को, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। उसके बाद इधर देखिएगा ताकि जो है ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, चले हम बात करते हैं आप हड़प्पा सभ्यता के पतन से। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस प्रकार समाप्त हो गया, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए इधर देख लेते हैं। करा हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्न कारण थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो है बहुत सारे कारण थे जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछेगा एग्जाम में पूछेगा जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे या हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़्यादा घबराना नहीं है, यही बात को लिखना है। देखिए करा जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, तो पहला कारण जो था जलवायु परिवर्तन हो सकता है। क्या? जलवायु परिवर्तन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग रहते थे वहाँ पे जो है अचानक जो है मौसम बदलने लगा और लोग जो है धीरे धीरे वहाँ पे समाप्त हो सकते हैं। तो ऐसा एक कारण हो सकता है। चलिए दूसरा कारण है वनों की कटाई, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता अपनी सुंदरता खो बैठी। और दूसरा का कारण ये भी हो सकता है जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग वस्तु को उपयोग में लाने लगे थे, जिसके कारण वन की कटाई जो है अधिक मात्रा में होने लगे और लोग जो है धीरे धीरे जो हड़प्पा सभ्यता की जो सुंदरता थी धीरे धीरे खोने लगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 3 नंबर करा बहुत ज़्यादा बाढ़। ठीक है, यानी कि एक कारण ये भी बताया जाता है जो बहुत ज़्यादा बाढ़ आने के कारण क्या हो सकता है, जो हड़प्पा सभ्यता लुप्त हो गए। ठीक है, इसकी वजह से बड़े पहाड़ जो हड़प्पा की को धरोहर रखे थे वह टूटकर बह गए। यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ जो हड़प्पा सभ्यता जो है जो बड़े बड़े पहाड़ के बीच में जो है बसा हुआ था। ठीक है, अब बाढ़ जो आया पूरे पहाड़ को क्या किया, धंसा के ले गया। ठीक है, तो क्या हुआ जो वहाँ पे जो है मतलब कि जो गांव बसा हुआ था वो गांव जो है पहाड़ के साथ उजड़ गया, या फिर जैसे पहाड़ टूट गया होगा ना, पहाड़ टूट गया होगा तो जो विदेशी आक्रमण है, विदेशी लोग जो है वो इस सब पर आक्रमण कर दिया होगा। तो एक कारण ये भी हो सकता है, आप लोग गौर से समझिएगा। देखिए नदियां का सूख जाना, और उसके बाद एक कारण ये भी हो सकता है जो हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त होने का, जो नदी जो है धीरे धीरे सूख गया। ठीक है, जिस कारण जंगल वनस्पति पेड़ पौधे पशु पक्षी मरने के कगार पर आ गए। जिसके कारण क्या हुआ, जो नदी था, ठीक है, नदियां जो है सूख गई। ठीक है, जंगल वनस्पति पेड़ पौधे जो है नदी सूख गए ना, देखिए नदी सूख गया तो जो भी जंगल होगा वनस्पति होगा पेड़ पौधा होगा पशु पक्षी सब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मरने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जमीन ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग, मतलब कि ज़मीन से जो है ज़मीन का जो है उपयोग भी ज़्यादा करने लगे होंगे वे लोग सब, तो इसका भी एक कारण हो सकता है कि ज़्यादा ज़मीन उपयोग करेंगे तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाएगा, तो उर्वरा शक्ति कम हो जाएगा तो अनाज की पैदावार कम होगी, तो लोग जो है कम खाएंगे, तो खाने बगैर भी वहाँ के लोग जो है लगभग में मर गए होंगे, ऐसा अनुमान है। चलिए देखते हैं आगे। पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, आर्यों का आक्रमण, मतलब कि एक कारण ये भी हो सकता है हड़प्पा सभ्यता के पतन का, जो पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं वो यहाँ पे आए और आक्रमण इस पे कर दिए, तो यहाँ के लोग जो है धीरे धीरे समाप्त हो गए, तो ये कारण भी हो सकता है। तो आप लोग जो है यहाँ पर देख लिए हैं जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण हो सकता था। तो इधर देखिए हम एक लाइन और जो है कुछ खास लाइन है यहाँ पे, करा हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल को उत्तर हड़प्पा सभ्यता अथवा अनुवर्ती संस्कृति कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये महत्वपूर्ण लाइन, जो हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो काल है उसको उत्तर हड़प्पा सभ्यता कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तर हड़प्पा सभ्यता या अनुवर्ती संस्कृति। आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, जो हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल को क्या कहते हैं, तो उत्तर हड़प्पा। ठीक है, याद रखिएगा। एक बार फिर से जो हम इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण थे, हम थोड़ा फास्ट बताएंगे, आप लोग देखते रहेगा। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता अपनी सुंदरता खो बैठी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
करा बहुत ज़्यादा बाट, इसकी वजह से बड़े पहाड़ जो हड़प्पा को घेर कर रखे थे वह टूटकर बह गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 4 नंबर में नदियां का सूख जाना। नदी सूख गया जिस कारण से क्या हुआ, जंगल, वनस्पति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी मरने के कागर पर आ गए। कंप्लीट है। चलिए आगे देखते हैं। जमीन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग। देखिए आगे है पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, यानी कि पश्चिमी लोग यहाँ पे आके हड़प्पावासी जो भी लोग थे उनको जो है नुकसान पहुँचा दिया और हड़प्पावासी धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे जो है हम बता रहे हैं। ठीक है, आगे जो है आप लोगों का हड़प्पा सभ्यता के मुहरे, लिपि तथा बाट। ठीक है, तीनों को हम बारीकी से पढ़ेंगे। जो हड़प्पा सभ्यता के मुहर क्या था, लिपि क्या था और बाट किसको कहेंगे, बारीकी से समझेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए। देखिए कर हड़प्पा के मुहर सेलखरी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। हम पीछे भी बता दिए थे, जो हड़प्पा की जो मुहर थी ना, सेलखरी नामक पत्थर से बनाया जाता था। कंप्लीट है। आगे देखिए, मुहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी संपर्कों के सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। यानी कि जो मुहर था, ठीक है, वो मुद्रांकन जो होता था वो दोनों का प्रयोग जो है लंबा दूरी तय करने में सुविधा हो, इसलिए जो है इसका प्रयोग किया जाता था। किसका, मुहर का और मुद्रांकों का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मुद्रांक से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। मुद्रांक से क्या होता था, प्रेषक की पहचान का पता चलता था। जैसे सपोज दैट मान लीजिए जो अभी जो वीज़ा जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वीज़ा जो होता है, जैसे मान लीजिए हम विदेश में जाएंगे तो वहाँ पे वीज़ा हम दिखाएंगे ना, वीज़ा जब दिखाएंगे तो उसको वीज़ा देखने के बाद वहाँ के लोग को जो है, वहाँ के सरकार को पता चलेगा ना, जब फलानमा देश से आया है आदमी तो इसका सभ्यता जो है भारतीय सभ्यता से आया है या फिर भारत देश से आया है, तो ये इससे पता चलता है। तो मुद्रांक भी वही होता था। जैसे मान लीजिए जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कोई अदर सभ्यता में जाता था तो मुद्रांक को दिखाता था, तो वहाँ के लोग समझ जाते थे ये जो है ना हड़प्पा सभ्यता से आया है। तो मुद्रांक जो है प्रेषक की पहचान का पता चलाता था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हड़प्पाई मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। यानी कि हड़प्पा का जो मुहर है, हड़प्पाई मुहर जो भी है, उसमें जो है मुहर पर जो है पंक्ति में जो है कुछ लिखा हुआ है जो संभवतः क्या दर्शाता है, मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। कंप्लीट है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कर रहा है, विद्वानों के अनुमान के मुताबिक इन मुहरों पर चित्र अनपढ़ लोगों के लिए बनाया जाता था। यानी कि कुछ विद्वान का मानना ये है जो मुहर पर जो है चित्र बना दिया जाता था, इसलिए चूंकि अनपढ़ लोग जो है ना चित्र को देख के समझ सके जो आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखिए हड़प्पा संस्कृति में 64 मूल्य चिन्ह है। हड़प्पा संस्कृति में कितना मूल्य चिन्ह है, 64। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जो हड़प्पा संस्कृति में जो है कितने मूल्य चिन्ह हैं, तो 64। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जो सेलखरी की आयताकार मुहरों तांबे की गुटकाओं आदि से बनते थे। यानी कि हड़प्पा संस्कृति में जो चिन्ह बनता था, मूल्य चिन्ह बनता था, वो सेलखरी पत्थर से आयताकार टाइप के बनता था। ठीक है, मुहरे तांबे गुटिकाओं आदि से बनाए जाते थे। कंप्लीट है। चलिए आगे देख लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो जो है उल्टा लिखा जाता था, दायां से बायां लिखा जाता था। कंप्लीट है। तो आप लोग जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के मुहर और लिपि के बारे में ये जानकारी थी। चलिए आगे हम बताएंगे। लिपि बारे में बता दिए हैं, लिपि आपको बता दिए हैं, लिपि बता दिए, बाट बता दिए ना, ओ सॉरी बाट नहीं बताया है, मुहर और लिपि बता दिए, आप बाट बताएंगे। चलिए देखते हैं बाट क्या है। देखिए बाट है इधर आप लोगों का बाट। देखिए करा हड़प्पा सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो माप तौल से पूरा परिचित थे, मतलब माप तौल के बारे में जानते थे। सिंधु सभ्यता में करीब 150 बाट मिले हैं। सिंधु सभ्यता में कितना बाट मिला है, 150 बाट मिला है। ठीक है, सबसे बड़ा बाट 1375 ग्राम का एवं सबसे छोटा बाट 0.87 ग्राम का है। ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो है 150 बाट मिला है। ठीक है, सबसे बड़ा बॉन्ट जो होता था 1375 ग्राम का है और सबसे छोटा बॉन्ट जो है 0.87 ग्राम का है। कंप्लीट है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जो हड़प्पा सभ्यता में ना कितने बॉन्ट मिले हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 150, और सबसे बड़ा बॉन्ट जो था
1375 ग्राम का था और सबसे छोटा जो है 0.87 ग्राम का है। कंप्लीट है। चलिए ये बॉन्ड जो है अनुपात में यानी कि इसमें बांटा जाता था 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात में था। कंप्लीट है। चलिए आप लोग याद रखिएगा इस सब बात को, बात को जो है बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए आगे आते हैं, आगे जो है कह रहा है शिल्प से जुड़े कार्य को शिल्प उत्पादन कहते हैं। यानी कि शिल्प उत्पादन किसको कहेंगे ना, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ना शिल्प के बारे में भी बहुत सारी जानकारी जो है उन लोगों के पास था और लगभग उनका अधिकतर जीवन जो है जो शिल्प कला में जो है बीतता था। तो देखिए कह रहे हैं जो शिल्प से जुड़े कार्य को शिल्प उत्पादन कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा जो शिल्प उत्पादन किसको कहते हैं, तो शिल्प से जुड़ा हुआ जो भी कार्य हम करेंगे क्या कहलाएगा, शिल्प उत्पादन कहलाएगा ना। कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु से जुड़े काम करना इत्यादि। मतलब कि जो शिल्प उत्पादन में क्या आता है से देखिए, मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु से जुड़े काम करना, ये सब जो है शिल्प उत्पादन के अंतर्गत आएगा। अब देख लेते हैं आगे जो शिल्प उत्पादन का अर्थ यानी कि परिभाषा देख लेते हैं पूरा साफ साफ क्या होता है। करा शिल्प का अर्थ होता है हस्तकला या दस्तकारी। ठीक है, शिल्प का जो अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ बात करेंगे तो हस्तकला होता है या दस्तकारी होता है। ठीक है, करा इसी तरह से उत्पादन का अर्थ वैसा उत्पादन जिसमें उपयोग के वस्तु का निर्माण हाथ से किया जाता है। यानी कि शिल्प उत्पादन हम उसको कहेंगे जिसमें उपयोग का वस्तु का निर्माण, यानी कि अपने दैनिक जीवन में हम जो भी वस्तु का उपयोग करते हैं, जो भी वस्तु का उपयोग करते हैं, ठीक है, उसको जब हम हाथ से बनाएंगे ना तो क्या कहलाएगा, हस्तकला। ठीक है, यानी कि जो बनाने की प्रक्रिया जो होगा वो हस्तकला कहलाएगा। ठीक है, किया जाता है हस्तकला, शिल्पकला कहलाता है। कंप्लीट है। मतलब कि जब हम कोई वस्तु को हाथ से बनाते हैं तो हस्तकला या शिल्पकला कहलाएगा। कंप्लीट है। तो आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट बहुत बढ़िया से ले लीजिए। लगभग में आपका क्लास जो है ख़त्म ही होने वाला है, तो हम थोड़ा आगे जो है देख लेते हैं। इसी में है, हस्तकला में ही है, कुछ ना कुछ तो होगा। देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के खुदाई में कताई बुनाई के उपकरण, ठीक है, प्राप्त हुई है। देखो हड़प्पा सभ्यता की जो अगर खुदाई किया गया है तो उसमें जो है कताई, ठीक है, अब बुनाई का जो उपकरण होता है जैसे तकली हो गया, सुई हो गया, ठीक है, ये सब जो है प्राप्त हुआ है। तो इससे पता चलता है, इससे क्या पता चलता है, प्राप्त हुई जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है कपड़ा बुनना पसंद करते थे। यानी कि हस्तकला की जो भी वस्तु या उपकरण जो प्राप्त हुई है, ठीक है, तो इससे पता क्या चल रहा है, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो कपड़ा उपड़ा बुनने का काम किया करते थे। चले आगे देख लेते हैं। चनहुद्रों में एक कारखाना मिला है। चनहुद्रों में जो है वो कारखाना मिला है जहाँ पर जो है हार में पैरोने वाले दाने का उत्पादन होता था। मतलब कि चनहुद्रों में एगो फैक्ट्री मिला है, कारखाना मिला है जहाँ पे जो है जो मोती होता है, मोती का जो है मोती उत्पादन का जो यहाँ से साक्ष्य मिला है। कह रहा है चनहुद्रों में एक कारखाना मिली है जहाँ पर हार में पैरोने वाले दाने का उत्पादन होता था। समझ रहे हैं ना बात, मतलब कि एक ऐसा कारखाना मिला है जहाँ पे जो है मोती बनाया जाता था, जो हार में जो दाना जो पैरोया जाता है यानी कि लगाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो में कुम्हार के मोहल्लों का भी पता चला है। अब देखिए मोहनजोदड़ो में जो है हस्तकला से जुड़ा हुआ बहुत चीज़ की जानकारी हमको मिली है, ठीक है, विद्वान लोग को, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में जो है कुम्हार के मोहल्लों का भी पता चला है, जो एक बहुत सारा मोहल्ला बना के जो यहाँ पे कुम्हार सब जो लोग जो है रहते थे, ठीक है। देखिए आगे क्या करा है, जो कुम्हार लोग मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए चाक का प्रयोग करते थे। यानी कि कुम्हार लोग जो है मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे, चाक का प्रयोग करते थे। कंप्लीट है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे तथा कांसे का उपयोग मानव एवं पशु मूर्ति बनाने में करते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे तांबे तथा कांसे का उपयोग करते थे, मानव का मूर्ति और पशु का मूर्ति बनाता था, ठीक है। याद रखिएगा जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो तांबे और कांसे के उपयोग से जो है मानव और पशु की मूर्ति बनाता था। कंप्लीट है। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जो है लगभग में आपका क्लास जो है ख़त्म ही होगा, एक पन्ना जो है और बचा हुआ है ना। चलिए इसको भी हम समझा देते हैं आप लोगों को। करा हड़प्पा सभ्यता के शासक, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा है, तो हम सोचे जो लिख लेते हैं आप लोगों को बता देंगे। जो हड़प्पा सभ्यता के शासक के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को भी प्राप्त हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के शासक के बारे में। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई
त्वरित उत्तर नहीं देते हैं। मतलब कि जो पुरातात्विक विवरण है, पुरातत्व के हिसाब से चलेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का जो सत्ता था, वहाँ का जो शासक व्यवस्था था, शासन व्यवस्था था, उसके बारे में कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम अपने साक्ष्य के आधार पे, ठीक है, बता रहे हैं विद्वान लोग कुछ, उसको देख लेते हैं। पुरातत्वविदों के मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी है। यानी कि पुरातत्वविद जो है मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा भवन मिला है, उसको प्रासाद की संज्ञा दिया है, यानी कि राजा के महल की संज्ञा दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित की संज्ञा दी गई है। यानी कि एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसमें जो है पूरा राजा वाला जो है सिस्टम बनाया हुआ था, दाढ़ी उड़ी जो है बहुत लंबा दिया हुआ था और मतलब कि बहुत राजा टाइप के लग रहा था। तो वही एक पत्थर की मूर्ति को जो है पुरोहित यानी कि राजा की संज्ञा जो है दी गई है और यह नाम आज भी प्रचलित है। कंप्लीट है। और जो राजा जो है, राजा यानी कि पुरोहित शब्द जो है आज भी तो प्रचलित ही है। चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ विद्वान का क्या मानना है? कुछ विद्वान का मानना है कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे। ठीक है, यानी कि कुछ विद्वान का मानना ये है कि हड़प्पाई समाज में जो है शासक नहीं है। ठीक है, नहीं थे और सभी के सामाजिक स्थिति समान थे और ये भी मानते हैं जो वहाँ के जो सामाजिक स्थिति थी सबकी आम थी। ठीक है, मतलब समान थी, एक समान थी, वहाँ पर कोई राजा प्रजा ऐसा नहीं होता था, सबका जीवन जो है आम ही था। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आप लोगों का क्लास जो है समाप्त हो जाता है। ईंटें मन की अस्थियाँ चैप्टर जो था आप लोगों को पूरा समाप्त हुआ और हमारे तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लोग क्लास को थोड़ा सा भी मिस करिएगा तो ज़्यादा समझ नहीं पाएगा, इसलिए तीनों क्लास को जो है बारी बारी से देखिए। छोटा छोटा वीडियो है, आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा पढ़ने में। और कोई भी अगर समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम फिर से जो है कोशिश करेंगे जो आप ज़्यादा से ज़्यादा समझे। तो इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।